हेलो स्टूडेंट्स, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो जल्दी से फटाफट से सभी स्टूडेंट्स एक बार सेशन में आ जाइए। आज के सेशन के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं 30 मिनट में 30 क्वेश्चंस, जो बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए रहने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको लगेंगे रिपीटेड है, लेकिन हैं बिल्कुल सब फ्रेश, और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो कॉपी और पेन को लेकर जरूर बैठिएगा। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू। क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। मिशन वर्दी कॉम्बो बैच एग्जामपुर लेकर आ चुका है आप सभी के लिए, जो कर रहे हैं तैयारी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, एसएससी जीडी कांस्टेबल की या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। इस बैच के अंदर अभी आपको मिल रहा है 60% का ऑफ, और ये ऑफर केवल 31 अक्टूबर तक के लिए ही है। याद रहे, बैच खरीदते वक्त आपको लगाना होगा कोड वर्दी VARDI। इस बैच की फीस रहने वाली है 1400, और अगर आपने कर रखी थी प्री बुकिंग तो ये बैच आपको मिलेगा मात्र 1300 का, 1 साल की वैधता के साथ। अगर आप इनमें से किसी इंडिविजुअल बैच को लेना चाहते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या एसएससी जीडी, तो इंडिविजुअल बैच आपको मिलेगा 1100 में। और अगर आपने प्री बुकिंग के समय प्री बुकिंग कर रखी थी तो आपको कोई भी सिंगल बैच अगर आप लेते हैं तो आपको मिलेगा 999 रुपए में। बैच को लेने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एग्जामपुर का ऐप। पेड कोर्स पर जाकर आप कोर्स को करेंगे बाय, कोड डालेंगे आप वर्दी, और उसके बाद परचेज कर लेंगे किसी भी यूपीआई मेथड से। कोई भी समस्या हो, नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड, 30 मिनट 30 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। करिए फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। Which of the following is used to move an active cell to the first column on the current row? निम्नलिखित में से किसका उपयोग सक्रिय सेल को वर्तमान पंक्ति के पहले कॉलम में ले जाने के लिए किया जाता है? आप किसी सक्रिय सेल रो में काम कर रहे हैं, आप उस वर्तमान रो के पहले वाले कॉलम में जाना चाहते हैं, तो आप इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? तो क्या बोलना चाह रहा है ये? इसने आपसे क्या बोला? इसने आपसे ये बोला कि अगर आप किसी सेल में काम करना चाहते हैं पहले वाले में, तो आप कौन से वाले बटन को दबाएंगे? होम बटन को दबा के आप वर्तमान वाले सेल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, किस में आ सकते हैं? वर्तमान वाले सेल के हम अंदर आ सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करती हूं सारी की सारी स्प्रेडशीट, अगर मैं स्प्रेडशीट पूरी बना दूं, स्प्रेडशीट वो शीट जिस पर आप काम करते हो, अगर हम स्प्रेडशीट को पूरा बना दे तो उसके पहले वाले सेल में जाने के लिए, तो पहले वाले सेल में जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल उदय कंट्रोल, इसके आगे कहां जाएगा? तो पहले वाले सेल में जाना है तो कंट्रोल प्लस होम, वर्तमान वाले के सबसे ऊपर वाले सेल में जाना है तो केवल होम। ठीक है, आगे। MS एक्सेल 2010 में एक पंक्ति की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बताना है आपको फटाफट से, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो अगर हम बात करते हैं पंक्ति के बारे में, तो पंक्ति की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? मैक्सिमम 409 पॉइंट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, कुछ चीजें और है, उसको भी ध्यान जरूर दीजिएगा। आपसे पूछ सकता है 2 डिटेल्स, रो, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के बारे में। आपसे पूछा जा सकता है कि 2003 में रो की संख्या कितनी थी और 2016 में रो या कॉलम की संख्या कितनी थी। तो 2003 में रो की संख्या थी 65,536 और कॉलम की 256। वहीं 2016 में रो की संख्या बढ़कर हो गई 10,48,576 और कॉलम की 16,384। ठीक है जी, आ जाओ आगे। जब आप एक नई एक्सेल बुक 2013 खोलते हैं तो ओपनिंग के समय डिफॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती है? ध्यान रहे, उसने ईयर दे रखा है। 2013 की वर्कशीट आपने खोली तो आपको बताना है कि जब ओपन होकर वर्कशीट आई तो उसमें कितनी शीट्स पहले से खुली हुई होती है। बताओ जरा। हाँ जी, बताइए जल्दी से, कितनी वर्कशीट्स होती हैं उसके अंदर? पहले से ही जो खुली हुई होती है 3 वर्कशीट खुली हुई होती हैं। लेकिन अगर बात करते हैं 2016 या 19 के वर्जन में,
365 वाले वर्जन में, तो इसमें बाय डिफॉल्ट केवल एक ही शीट खुली होती है। नई वर्कशीट को जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो नई वर्कशीट को ऐड करने के लिए शिफ्ट के साथ F11 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इन सभी चीजों को, और बस ये यूज किया जाता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध MS एक्सेल 2007 का फॉर्मूला नहीं है? इनमें से कौन सा MS एक्सेल 2007 का फॉर्मूला नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं। अगर मैं बात करती हूं ऑपरेशंस के बारे में, तो कुल मिलाकर MS एक्सेल में 4 प्रकार के फॉर्मूले, 4 टाइप के फॉर्मूले होते हैं ना। पहला होता है अर्थमेटिक ऑपरेशन, जिसके अंदर प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड, ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। सेकंड होता है लॉजिकल ऑपरेशन, जिसके अंदर आ जाता है आपका लेस देन हो गया या ग्रेटर देन हो गया, ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तीसरा आ जाता है रेफरेंस मोड, रेफरेंस या रेंज जिसके अंदर आप दिखाना चाहते हो। और चौथा इसके अंदर आ जाता है आपका कौन सा आता है? तो चौथा इसके अंदर आ जाता है कॉनकैटिनेशन वाला ऑप्शन। कॉनकैटिनेशन, या जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट %, 2 शब्दों को मिलाकर एक शब्द में बदल देना, तो ये ऑपरेशंस होते हैं। हम बात कर रहे थे कौन सा इसमें से फॉर्मूला नहीं होगा। सम प्रोडक्ट भी होता है, सम इफ सम, सम ऐड कोई फॉर्मूला नहीं होता। सम का भी मतलब जोड़ना, ऐड का भी मतलब जोड़ना, ऐसा कोनो फॉर्मूला हमारे फॉर्मूला बार के अंदर नहीं होता है। MS एक्सेल में सेल में डेटा को दर्ज करने के लिए इनमें से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता? अगर आप MS एक्सेल के सेल के अंदर डेटा को डालना चाहते हैं, सेल के अंदर डेटा को इंसर्ट करने के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता, ये आपको बताना है। तो MS एक्सेल में सेल के अंदर डेटा को डालना है, आप F2 का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप एरो का भी इस्तेमाल कर सकते हो, टैब का भी, फॉर्मूले बार का भी, लेकिन ESC एस्केप का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ESC की फुल फॉर्म हो जाती है एस्केप, और इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए। इसका इस्तेमाल प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए किया जाता है, ना कि सेल के अंदर जाने के लिए। ठीक है, आगे, इन MS एक्सेल में किस टेक्स्ट फंक्शन का इस्तेमाल विभिन्न सेल के मानों को एक एक्सेल में संयोजित करने के लिए किया जाता है? बताइए जरा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मतलब मैंने यहां पर लिखे, मैंने एक सेल बना दी कुछ इस प्रकार से, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ये मेरी हो गई कॉलम A1 ABCD, ये मेरे पास हो गई रो 1 2 3 4। ठीक है, यहां पर मैंने कुछ भी वैल्यू लिख दी, जैसे नाम नहीं होता फॉर्म भरते वक्त हम लिखते हैं ना, जैसे पहला नाम हो गया राज, बीच वाला नाम हो गया कुमार, और तीसरा नाम हो गया शर्मा। नाम लिखते हैं, जैसे पहला नाम हो गया एंजल, दूसरा नाम हो गया प्रिया, बीच वाला नाम मिडिल नेम, और लास्ट नेम हो गया शर्मा। तो इन तीनों सेल को जोड़कर डी में दिखा दो। मैंने डी में फॉर्मूला लगा लिया कॉनकैटिनेट, मैंने फॉर्मूला लगा लिया कॉनकैटिनेट A1 B1 C1, A1 B1 C1 सबको जोड़कर डी में दिखा दो। तो यहां पर तीनों का नाम जोड़कर आ जाएगा राजकुमार शर्मा, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, शर्मा जी का लड़का। एंजल प्रिया शर्मा, शर्मा जी की लड़की है ना, तो यहां पर पूरा का पूरा नाम लिखा हुआ आ जाएगा। कुल मिलाने की बात यह है कि शब्द नामों को, टेक्स्ट को मिलाकर एक जगह लिखने के लिए कॉनकैटिनेट ऑपरेशन का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके लिए ये वाला सिंबल इस्तेमाल होता है। इस सिंबल को % का साइन कहते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। निम्नलिखित MS एक्सेल सूत्र का मान क्या है, ये आपको बताना है। यहां पर एक फॉर्मूला दे रखा है सम SQ 1 2 3 4। करिए जरा, बताइए इसका आंसर क्या आ सकता है। करिए क्वेश्चन नंबर 7। देखें,
सम करना है, किसका सम करना है? स्क्वायर का। किसके स्क्वायर का? अंदर वाली वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐड कर दो। 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, 16 4 हो जाएंगे 20, 20 21 और 9 हो जाएंगे 30, टोटल वैल्यू 30 आ जाएगी एंड देन ऑप्शन सी 30 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में एक डोनट चार्ट के समान इनमें से कौन सी वैल्यू होती है, ये आपको बतानी है। तो डोनट चार्ट होता है कुछ इस प्रकार से, ये कुछ कुछ किस प्रकार का दिखाई दे रहा है? तो ये कुछ कुछ पाई चार्ट की तरह दिखाई दे रहा है। तो डोनट चार्ट पाई चार्ट के ही समान होता है, ठीक है। और चार्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? चार्ट के लिए F11 शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। MS एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर फीचर का क्या उपयोग होता है? MS एक्सेल में एक फीचर होता है मर्ज एंड सेंटर। इस फीचर का इस्तेमाल इनमें से किसके लिए किया जाता है? करिए जरा, बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? करो जरा इसको। मर्ज एंड सेंटर, इसका इस्तेमाल इनमें से किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के सामने है, पढ़ना है आपको और बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो, आंसर आना भी स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या करता है? क्या ये 2 नंबर वाली वैल्यू को जोड़ने का काम करता है? क्या ये वर्ड वाले सेल को जोड़कर एक बनाता है? क्या ये किसी भी 2 सेल को जोड़कर एक सेल बना सकता है? बिल्कुल भाई, इसने बोला मर्ज एंड सेंटर, पहले जोड़ो फिर उसके बाद एक जगह ले आओ। 2 सेल को मिलाकर एक सेल में बदलने का काम मर्ज एंड सेंटर का ही होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। अ डैश कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ रोज एंड कॉलम इन एक्सेल। इनमें से कौन सा एक में सेल में पंक्ति और स्तंभ का एक सेट होता है? पंक्ति और स्तंभ के सेट को क्या कहा जाता है? क्या एक टेम्पलेट एक्सेल में रो और कॉलम के सेट को कहते हैं? क्या एक वर्कशीट को रो और कॉलम का सेट कहा जाता है? वर्क पेज या वर्क स्पेस? तो एक वर्कशीट रो और कॉलम के सेट को कहा जाता है। अच्छा, सेट ऑफ वर्कशीट, वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है? अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है, तो वर्कशीट के समूह को वर्क बुक कहा जाता है। एक वर्क बुक में कम से कम एक वर्कशीट होती है, ज्यादा से ज्यादा 255 होती हैं, और पहले कम से कम 3 वर्कशीट होनी चाहिए थी, पर आज के टाइम में एक ही होती है। आगे, MS एक्सेल में चयनित सेल को कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? कोई सेल है, चयनित सेल है, चयनित सेल, आपने जिस सेल को सेलेक्ट कर रखा है अब उसको कॉपी करना है, क्या होगा इसका आंसर? तो सेलेक्ट करके कॉपी करने के लिए Ctrl+C होता है। डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है, फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स को, अक्षरों को दिखाना है, Ctrl+D होता है। डार्क लिखना है, बोल्ड, Ctrl+B होता है। सेलेक्ट और सारा का सारा डेटा सेलेक्ट कर लेना है, Ctrl+A होता है। बस हो गया। आगे, MS एक्सेल में किसी भी फॉर्मूला को दर्ज करने के लिए इनमें से कौन से चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है? अगर आप MS एक्सेल में किसी भी प्रकार के चिन्ह को दिखाना चाहते हैं, दर्ज करना चाहते हैं, कोई भी फॉर्मूला, एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले को लिखने से पहले आपको इक्वल टू का साइन लगाना पड़ता है। ऑप्शन डी इक्वल टू करेक्ट हो जाएगा। कोई इनवैलिड आप चीज को डाल रहे हो तो हैश का साइन आता है, कोई इनवैलिड डेटा अगर डाला जाए तो हैश का साइन आता है। आगे, मान लीजिए कि सेल है A1 A2 B1 B2, सेल दे रखा है हमें कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए, तो अपने दिमाग में बना लिया करो, A B दे रखा है ना। अच्छा, हमें ऐसे दे रखा है इसने सेल, और 1 ले लो और 2 ले लो, बस इतना ही चाहिए मुझे, ज्यादा तो कुछ चाहिए नहीं।
इसने बोला मान लीजिए सेल है A1 A2 B1 B2, 0 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है और 0 लिखा गया है, यही तो बोल रहा है ये। ओके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक आउटपुट के लिए फॉर्मूला लगाया गया। सपोज इस वाले सेल में फॉर्मूला लगाया गया, काउंट और ब्रैकेट में लिखा गया A1 से लेकर B2, A1 से लेकर B2 तक जितने सेल हैं, भाई A1 वाला तो ये सेल हो जाएगा और B2 वाला ये, A1 से लेकर B2 तक जितने सेल हैं उसके लिए काउंट वाला फॉर्मूला लगा दिया। आपको बताना है कि इसका आउटपुट या इसका रिजल्ट क्या आएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करिए जरा इसको फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो भाई काउंट का फंक्शन, काउंट एक फंक्शन है, काउंट का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, तो ये गिनता है। किसको गिनता है, आंकड़ों को गिनने के लिए, नंबर को, संख्याओं को गिनने के लिए, आंकड़ों को गिनने के लिए, संख्याओं को गिनने के लिए काउंट का इस्तेमाल किया जाता है। कितनी संख्या है, 1 2 3, ये तो अक्षर है ना, अक्षर को नहीं, केवल संख्या। 3 सेल में संख्या है तो केवल आंसर 3 आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अगर यहां पर इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूं क्वेश्चन को। सपोज मैंने क्वेश्चन के अंदर सिर्फ थोड़ा सा चेंज करा, काउंट ए लिख दिया फॉर्मूले में, मैंने क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज करा, काउंट ए लिख दिया, तो काउंट ए के अंदर सभी चीजों को काउंट किया जाता है, सभी सेल को गिनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कितनी सेल होंगी, 1 2 3 4, सारी सेल को गिनेगा तो आंसर 4 आ जाएगा। तो हमने यहां से क्या सीखा, 2 फंक्शन को देखा, एक होता है काउंट और एक होता है काउंट ए। काउंट का इस्तेमाल होता है केवल संख्या को गिनने के लिए और काउंट ए का इस्तेमाल होता है अक्षरों को और संख्या दोनों को गिनने के लिए। अक्षर संख्या सभी सेल को गिनने के लिए। ठीक है, चलो आगे। बाय डिफॉल्ट अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 वर्कबुक कंटेन अ वर्कशीट। 2016 वर्जन के माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेल के अंदर कम से कम कितनी वर्कशीट होनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होती है, पहले से कितनी वर्कशीट खुली हुई आती है, पहले से कितनी वर्कशीट ओपन आती है, ये आपको बताना है। बताइए जरा इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बताओ। तो मैंने आपको बताया जो लेटेस्ट वर्जन आया है ना 2016, 2019 या 365, इन लेटेस्ट वर्जन के अंदर एमएस एक्सेल में कम से कम एक वर्कशीट होती है। और अगर पूछे आपसे मैक्सिमम, तो मेमोरी पर डिपेंड होती है, ज्यादा से ज्यादा 255 वर्कशीट्स होती हैं। ठीक है, आ जाओ। पहले वाले में 3 होती थी पर अब लेटेस्ट में 1 ही होती है। मान लीजिए किसी एमएस एक्सेल वर्कशीट में A1 सेल में एक फॉर्मूला डाला है C5 + A4। यदि A1 सेल को कॉपी करके D5 वाले सेल में पेस्ट कर दिया जाए तो D5 में फॉर्मूला क्या होगा। बताइए क्या कह रहा है, ये बोलना चाह रहा है। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझना। अच्छा क्वेश्चन दिया है इसने, नो डाउट। कहां से लिया है इसने, A4 से C5 तक लिया है। और चलो एक सेल बना लेते हैं पूरी हम। मैंने यहां पर वर्कशीट बना ली इसको समझाने के लिए। ये मैंने ले लिए आपके, ये क्या होते हैं, कॉलम। ये हो गई रो। कितनी ले रखी है, A से D तक ही ले रखी है ना इसने, F तक भी है। चलो हमने मान लिया A B C D E F और G भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने ले ली कॉलम, लेटी लेटी रेखाएं कॉलम होती हैं। फिर मैंने नंबर ले लिए, 9 तक लेने हैं, 10 तक भी है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई भी चीज पढ़ो, पहले उसका बेसिक कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद ट्रिक। देखो ट्रिक क्या होती है, मैं आपको पहले से बताती हूँ, चाहे रीजनिंग की बात हो चाहे कंप्यूटर की। ट्रिक कुछ नहीं होती,
जिसको बेसिक आता है वो इतनी बेहतरीन ट्रिक बना सकता है जो ना तो अभी तक किसी बुक में होगी ना किसी ने सोची होगी। तो अगर आपको बेसिक आता है तो आप ट्रिक खुद बना लोगे। इसने बोला, ये बना दी मैंने वर्कशीट, थोड़ी सी इसको डिजाइन करने की कोशिश करी। इसने बोला यदि वर्कशीट में A1 सेल में एक फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, C5 प्लस A4। अच्छा, C5 सेल कौन सी होगी, C5 वाली सेल ये होगी। C5 से लेकर या C5 सेल में क्या जोड़ना है हमें, A4 सेल को जोड़ना है। A4 सेल ये हो जाएगी, मतलब जिस सेल में फॉर्मूला लिखा है उससे दूसरे वाले कॉलम को उठा लिया और पांचवी रो को उठा लिया, फिर पहले वाले कॉलम को उठा लिया, चौथी रो को उठा लिया। यही तो करा इसने। पूछ रहा है D5 में फॉर्मूला क्या लिखेंगे। अब D5 में फॉर्मूला लिखना है, D5 यहां पे इसको फॉर्मूला लिखना है, क्या आएगा खुद सोचो, खुद सोचो। A था, A में पहले C5 दे रखा था, C कहां से आया, 2 कदम छोड़कर C था। अब D में 2 कदम छोड़ो, F आ जाएगा, F आ गया, ठीक है, मैंने F ले लिया। नंबर था 5 कहां से नंबर आया, जब हम पहले सेल पे थे तो 1 2 3 4 चौथे वाला नंबर उठा लिया था जो कि 5वां था। भाई पहले सेल से कितना चले, 1 2 3 4, 4 कदम चले, 5 नंबर मिल गया, C के साथ 5 लिख दिया। अब आप कौन से सेल में हो, 5 पे हो, फिर 4 कदम चलो, 1 2 3 4, कौन सा नंबर मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। तो अब मेरे को F के साथ 9 लेना पड़ेगा। समझ रहे हो ये पैटर्न क्या पूछा था इसने। फिर दे रखा है A4, A कौन है, वही सेल है, वही कॉलम है जिसके अंदर लिख रहे हो। यहां पे कॉलम क्या हो जाएगा, D आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, A के साथ 4 दे रखा था, ये 4 कहां से आया, जिस सेल पे थे 1 2 3 कदम आगे चले तो 4 मिल गया। यहां पर भी जिस सेल पे हो 3 कदम आगे चलो, 1 2 3 8 मिल जाएगा, तो D के साथ 8 आ जाएगा। मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा, सेम उसी पैटर्न पे अगर देखा जाए F9 D8, ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल मैंने आपको समझाया। अब अगर आप ये बोलो कि मैम ये तो बहुत बड़ा बैठ जाएगा, फिर हम इसको कैसे करेंगे एग्जाम में, क्या बनाना पड़ेगा इतना बड़ा बड़ा, नहीं। आपको क्या करना है, आपको बस कंपैरिजन करना है। इसने A1 के अंदर लिखा C5 प्लस A4, आपसे पूछ रहा है कि D5 के अंदर क्या लिखेगा, आप इसको कैसे बनाओगे। A के बाद इसने C लिखा है, A के बाद C कब आता है, 2 कदम आगे चलकर BC। D के बाद क्या आएगा, EF, F आ गया। 1 में जोड़ा 4, 5 आया, हम भी 5 में जोड़ेंगे कितना, 4, 9 आ जाएगा। कंपैरिजन करना है केवल, ये तो मैंने बताया होता क्या है, पर आपको निकालना कैसे है, ये रीस की छोटी सी ट्रिक। फिर A लिखा, मतलब सेम वही वैल्यू आ गई जो ले रखी थी, तो यहां पर भी D आ जाएगी। 1 को बना दिया 4, 3 को जोड़ा, 5 को भी 3 जोड़ दोगे आ जाएगा 8, आंसर डायरेक्ट आ गया F9 D8। ठीक है, ट्रिक कहां से निकलती है तो ध्यान रहे, ट्रिक हमेशा और हमेशा बेसिक से निकलती है। एक्चुअल में पूछ क्या रहा था और ट्रिक लगा दी, आंसर आ गया। जो भी पसंद हो वैसे करो, हालांकि करोगे तो ट्रिक से, पर यही कैसे वो ध्यान रहेगा। ठीक है, चलो आगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इनमें से किस प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है, बताना है आपको फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, क्योंकि इनको यूजर अपने जरूरत के अनुसार डाउनलोड करता है और अपने जरूरत के अनुसार ही डिलीट कर सकता है। ठीक है, आगे। Which is not in MS Word, MS Word के अंदर इनमें से कौन सी चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। MS Word में इटैलिक वाला टूल होता है क्या, हाँ जी इटैलिक होता है, मतलब इटैलिक के लिए Ctrl+I का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जादू उपकरण होता है क्या, कोई मैजिक टूल देखा है आपने। फॉन्ट तो होता है, अक्षर तो होते ही हैं, फॉन्ट का साइज हो गया, फॉन्ट का कलर हो गया, ये भी होता है। बोल्ड होता है Ctrl+B, डार्क, लेकिन कोई मैजिक टूल नहीं देखा हमने अभी तक। ऑप्शन 20 का आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे, इनमें से कौन सा उपयोग MS ऑफिस में काम करने के लिए नहीं किया जा सकता, इनमें से किसका इस्तेमाल आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में नहीं कर सकते। जॉयस्टिक ऑफिस के किसी भी वर्क में, स्कैनर
लाइट पेन या माउस, इनमें से किसका इस्तेमाल एमएस ऑफिस एप्लीकेशन में नहीं किया जा सकता? आ जाओ। जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो मुझे बताओ क्या गेम खेलोगे एमएस ऑफिस में? तो जॉयस्टिक का क्या काम है भाई? जॉयस्टिक का आविष्कार किया गया था रैल्फ एच बीयर नाम के व्यक्ति के द्वारा। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होती है, स्कैनर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, स्कैन करके डॉक्यूमेंट को अंदर डाल दो। लाइट पेन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है सिग्नेचर करने के लिए। माउस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वो तो करते ही है एरो वगैरह के लिए। और माउस का आविष्कार डगलस एंगलबर्ट नाम के व्यक्ति के द्वारा किया गया था। डगलस एंगलबर्ट 1964 में इन्होंने माउस बनाया था। पहला मैकेनिकल माउस जिसमें रबड़ होती थी, फिर इलेक्ट्रिकल माउस जो बिजली से चलता था, फिर वायरलेस माउस जो कि ब्लूटूथ से कनेक्ट होता था। ब्लूटूथ पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आता है, वो नेटवर्क जो 1 से 10 मीटर के अंदर ही काम करते हैं। ब्लूटूथ का आविष्कार जाप हार्टसन नाम के व्यक्ति के द्वारा किया गया था। ब्लूटूथ के अंदर रेडियो वेव्स के द्वारा तरंगों को आपस में कनेक्ट करके कनेक्शन बनाया जाता है। आगे, इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एडिशन नहीं था? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इनमें से कौन सा वर्जन नहीं था? तो माइक्रोसॉफ्ट खुद कब आया? 1990 में। तो जब माइक्रोसॉफ्ट खुद 1990 में आया तो 1020 कैसे भैया, कौन से ईसा मसीह पहले से बन रहा था ये? तो एमएस वर्ड का ऑप्शन डी वर्जन नहीं होगा। इनमें से कौन सी मानक कॉपी और पेस्ट कमांड करने के साथ काम करता है? व्यू टैब, पैराग्राफ, डायलॉग बॉक्स, ऑफिस क्लिपबोर्ड या ये सभी? इनमें से किसका इस्तेमाल स्टैंडर्ड कॉपी एंड पेस्ट कमांड के लिए किया जा सकता है? करिए जरा फटाफट से और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो जब आप किसी डेटा को क्या करते हो, कट करते हो, कॉपी करते हो, और जब तक उसे पेस्ट नहीं करते तो वो डेटा आपका क्लिप बोर्ड में स्टोर होता है। और क्लिप बोर्ड एक प्रकार की वॉलेटाइल मेमोरी होती है। क्लिप बोर्ड एक प्रकार की वॉलेटाइल मेमोरी को कहा जाता है। वॉलेटाइल मेमोरी जो जैसे ही लाइट चली जाए, अगर उसके अंदर की बैटरी खत्म हो जाए, बिजली चली जाए तो डेटा भी चला जाता है। बिजली नहीं, डेटा नहीं। क्लियर है? आगे, एक पृष्ठ पर मुद्रण क्षेत्र के बाहर रिक्त स्थान क्या होता है? What is the blank space outside the printing area? एक पृष्ठ पर मुद्रण क्षेत्र के बाहर रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है? क्लिप आर्ट, मार्जिन, हेडर, फुटर। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? What is the blank space outside the printing area of a page? पेज को प्रिंट करवाते समय जो आउटसाइड वाला एरिया होता है उसे मार्जिन कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हेडर फुटर वाले ऑप्शन आपको कौन से ऑप्शन में मिलते हैं, कौन से मेन्यू में मिलते हैं? तो इंसर्ट मेन्यू में मिलते हैं। हेडर पेज के ऊपर लगा हुआ होता है, फुटर पेज के नीचे लगा हुआ होता है। बस एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन? इनमें से कौन सा पेज ओरिएंटेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा? तो पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लैंडस्केप जिसकी चौड़ाई ज्यादा लंबाई कम होती है, एक होता है पोर्ट्रेट जिसकी लंबाई ज्यादा और चौड़ाई कम होती है। तो यहां पर लैंडस्केप आंसर हो जाएगा। सब स्क्रिप्ट जब किसी नंबर या अक्षर के नीचे कुछ लिखते हो, सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ बराबर का साइन। सुपर स्क्रिप्ट किसी नंबर के ऊपर कुछ लिखते हैं और सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस का साइन। ठीक है, चलो। फॉर्मेटिंग इज परफॉर्म्ड ऑन, और स्वरूपण किया जाता है। किस किस में स्वरूपण कर सकते हो? इनमें से किस किस के अंदर फॉर्मेटिंग की जा सकती है, किस किस के फॉर्मेट को चेंज किया जा सकता है? बताना है आपको। आंसर क्या होगा बताइए जरा। फॉर्मेटिंग टेबल में भी कर सकते हैं और टेक्स्ट में भी कर सकते हैं, मेन्यू बार के अंदर नहीं कर सकते, ध्यान रखना। ठीक है, आंसर हो जाएगा टेक्स्ट और टेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग
सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ रिज्यूमे। रिज्यूमे को बनाने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है? रिज्यूमे बनानी है, बुक के नोट्स लिखने हैं, इन सभी के लिए एमएस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और एमएस वर्ड को खोलने की कमांड होती है winword.exe। क्लियर है? बस एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। ये आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा, जिसका आंसर आप सभी को ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना है। सॉरी। इनमें से कौन से बटन को दबाकर हेल्प की विंडो ओपन होती है? हालांकि इजी है, इजी आता है आपके लिए। ये होमवर्क है, जिसका आंसर आप सभी को ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना है। इन सभी कीज के वर्क के बारे में भी आपको जरूर बताना है। आपको यह भी बताना है कि ऑल्ट के साथ ए का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, वी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, सी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, पी का। ये सभी क्वेश्चंस आपके रहेंगे इसका होमवर्क। और वंस अगेन सभी को भाई हैप्पी दिवाली। दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी जी आपकी जिंदगी में बहुत सारी धन दौलत सुख शौर्य लेकर आए, खुश रखें और अच्छे से तैयारी करो। जरूर देखना अगली दिवाली तक डेफिनेटली आपकी जॉब जरूर लगेगी। कहते ना, जिस चीज को पाओ या जिस चीज को चाहो, अगर पूरी मेहनत करते हैं तो वो चीज जरूर मिलती है। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। कोई डाउट होता है, किसी प्रकार की दिक्कत आती है, नीचे आप ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं। अच्छे से दिवाली मनाइए, एंजॉय कीजिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।